हेलो स्टूडेंट्स। आज चौथे लेक्चर में हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात की शुरुआत करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा किए गए कार्य के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था। इसका पहला पैराग्राफ हमने देखा था, लेकिन आज फिर से इसको देखेंगे और समझेंगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, अरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोचीन, किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अभी हमने देखा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जिसे भारत में नियुक्त किया गया, यह कौन था? यह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब इसने कहाँ कहाँ अधिकार किया? इसने क्या किया? अदन, हर्मुज, मलक्का, साथ ही साथ अंजादीबा, कोचीन और कन्नौज, इस पर कब्जा कर लिया। इन सारे जगहों पर इसने किलेबंदी की। इसको जब्त किया और मुस्लिम व्यापार को ठप किया। अब हम अदन, हर्मुज, मलक्का, अंजादीवा, कोचीन, कन्नौर, ये सब मैप पर देखेंगे कि तब हमें ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आपके सामने मैंने मैप दिखा रखा है। इसमें यह जो इलाका है, इसे अदन कहा जाता है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। फिर यह जो है हर्मुज है, यहाँ भी इन्होंने कब्जा किया। और यहाँ जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का जो स्ट्रेट है, इसे मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, यहाँ भी इन्होंने कब्जा किया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भी
व्यापार के इम्पोर्टेंट रास्ते थे, वहाँ पर कब्जा करके इन्होंने मुसलमानों से व्यापार लगभग लगभग छीन ही लिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी किलेबंदी की कोस्टल एरियाज में, जो भारत के कोस्टल एरियाज थे जहाँ से समुद्र पर नियंत्रण रखा जा सकता था, वो सारे कोस्टल एरियाज हम देखते हैं। अंजादीवा यहाँ है कर्नाटका में। यहाँ केरला में कोचीन है। केरला में ही ऊपर साइड कन्नौर है। इन सारे जगह पर भी उन्होंने किलेबंदी करी थी। अब अदन, होर्मुज, मलक्का पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर मिस्र है। मिस्र ने क्या किया था कि लाल सागर का ये जो इलाका था, यहाँ पर मिस्र ने अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। इसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को उत्तरी अफ्रीका में यहाँ पर मूर से युद्ध करना पड़ा, तब जा करके उसे इस समस्या से निजात मिली। 1507 में क्या हुआ था? 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। उसके ठीक अगले ही साल अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। विस्तार की रणनीति। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, यानी कि यह दूसरा गवर्नर बन के आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद। इसके पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। तो यह दूसरा गवर्नर था और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। इसने समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। अल्बुकर्क वैसे देखा जाए तो 1503 ईस्वी में भारत आया था स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, लेकिन 1509 में इसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा पर अधिकार इसी ने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और यह बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे। मालाबार व्यापार का तात्पर्य है कि जो केरला और कर्नाटक का जो अभी वर्तमान में केरला और कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है, उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो गोवा से ही वह मालाबार तट के से होने वाले व्यापारों का पर नजर रखता था। इस आधार पर और साथ ही साथ वहां से वह दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी करता था। तो गोवा एक बहुत ही स्ट्रेटजिक उसका लोकेशन था, जहां से वह साथ में मालाबार के तट से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण कर पाता था और साथ ही साथ दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी कर पाता था। इस आधार पर उसने गोवा के सामने की मुख्य भूमि
फिर दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहा। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में ही मलक्का और कुर्मुस पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने पहले तो इन्होंने भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से शुरुआत करी, जहाँ पर दमन, दीव, राजौरी इत्यादि जगहों पर अधिकार किया। फिर कोचिन, कालीकट, कन्नौर में अपना किले बनाए, दुर्ग बनाए। फिर ये लाल सागर के मुहाने पर पहुंच गए, सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग। फिर श्रीलंका में भी इन्होंने अपने नए किला स्थापित किए। फिर इधर पूरब में चले तो जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए। साथ ही साथ इन्होंने 1518 तक चीन तक भी इनकी पहुंच हो गई। पश्चिमी भारत में अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में इन्होंने चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 ईस्वी में सॉल्सेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रैंगानूर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा कर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि गोवा पर किस पुर्तगाली शासक ने अपना कब्जा किया? तो अल्बुकर्क ने किया। और कब किया? तो 1510 ईस्वी में किया। फिर मलक्का पर कब इनका प्रभुत्व कायम हुआ? तो 1511 में मलक्का पर कायम हुआ। उसके बाद चीन पर उन्होंने कब अपनी बस्ती बसानी शुरू की थी? तो 1518 में चीन पर अपनी बस्ती बसानी शुरू की थी। फिर सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका, इन सारे क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना नए नए किले स्थापित किए। साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिमी भारत में भी इन्होंने, पश्चिमी भारत के ये सारे क्षेत्र थे जो हमने यहाँ पर मैप पर दिखा रखा है, इन्होंने इन सारे जगहों पर अपने किले बनाए, या यूँ कहे तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, केरला में क्विलोन, कोचीन, फिर कर्नाटका में बढ़े तो क्रैंगानोर, मैंगलोर, भटकल, होनावर। फिर महाराष्ट्र में देखें तो दाभोल, चाउल, सॉल्सेट, बेसिन। फिर गुजरात में दमन, भावनगर, दीव, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास किया। अभी हम पहले देखे थे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार करा। उसके पहले हमने देखा था कि इन्होंने अदन, हॉर्मुज, मलक्का जो स्टेट्स थे उस पर कैसे कब्जा किया था। फिर लाल सागर में कैसे जब मिस्र ने अपनी चौकसी बढ़ाई तो मूर को पराजित किया था अल्मेडा ने। अब हम पूर्वी तट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। पूर्वमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र आदि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। फिर मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टम पुर्तगालियों का एक प्रमुख प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। नागापट्टम जो कोरोमंडल तट पर स्थित था। नागापट्टम के उत्तर में स्थित सैंथोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी।
अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। तो इनको अनुमति फैक्ट्री खोलने की कहाँ कहाँ मिली? एक तो चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति इनको बंगाल के शासक महमूद शाह ने दी। फिर हुगली में अकबर ने दिया अनुमति और बुंदेल में शाहजहां ने अनुमति दी। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसे वसूले जाते थे। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इन्होंने एक कार्टेज व्यवस्था भी लागू किया। अब हम देखते हैं कार्टेज व्यवस्था में था क्या। कार्टेज व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया था। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो राजा थे उन्होंने देखा कि जब मसाले के व्यापार में अधिक मुनाफा हो रहा है तो इस व्यापार पर उनका सीधा नियंत्रण हो गया। और वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ पुर्तगाली भी चाहते थे कि वो अपना नियंत्रण कायम रख सके, तो इसके लिए वो भी अपना जी जान लगा दिए थे। तो इस उद्देश्य से अगर कोई राजा का जहाज समुद्र के रास्ते निकलता था तो उसे ये लूट लेते थे। और अगर इनकी लूट मार से बचनी है तो भारतीय जहाज जो थे उनके कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था और इसी व्यवस्था का नाम था कार्टेज व्यवस्था। अगर पास मिल गया तो फिर पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे। अगर नहीं पास नहीं लिया गया तो उसे फिर लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी अपनी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया था तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। चूंकि मुगल काल में अगर देखा जाए तो मुगल शासक जो थे वो काफ़ी अपने क्षेत्र पर काफ़ी बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। और लेकिन दक्षिण जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था वो उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। तो इस वजह से पुर्तगालियों का जो था वो समुद्र पर वर्चस्व बना हुआ था। और इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि मुगल शासक जो थे वो कभी भी अपना नौसेना तैयार करने पर फोकस नहीं किए थे। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोकन तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार का मतलब यहाँ पर यह है
कि एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु को लेना। जैसे गाँव वगैरह में अभी आप जाइएगा तो वहाँ पर जो मिठाई बेचने वाले आते हैं या जो फेरी वाले घूमते रहते हैं, सोन पापड़ी वगैरह बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ वस्तुएं लेते हैं, जैसे चावल ले लिया, धान ले लिया, गेहूँ ले लिया, या फिर पुराने प्लास्टिक जूता चप्पल वगैरह, या जो भी लोहे टीने के सामान है वो सब लेके उसके बदले में पैसे नहीं देते, वो कुछ मिठाइयाँ दे देते हैं या कोई सामान वगैरह दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान, जो लेन देन है, इसे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार कहा जाता है। तो पुर्तगाली के पास भी कोई अपनी कोई वस्तु तो थी नहीं कि जिससे वो भारत में आकर दे दें और भारत तथा अन्य पूर्वी देशों से यहाँ से दूसरी वस्तुएं लेकर जाए। तो इसके लिए वो क्या करते थे, पश्चिम के अन्य देशों से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लेकर के आते थे। जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से वो गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं को भारत लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी वो कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाते थे, और इसके बदले में वह यहाँ से, भारत से और अन्य पूर्वी देशों से क्या लेकर जाते थे, तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण सामग्री थी, एक थी काली मिर्च। काली मिर्च का निर्यात जो होता था, मालाबार और कोकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। साथ ही साथ अन्य मसालों में अदरक, दालचीनी, हरड़, हल्दी शामिल था। ये सारे के सारे मालाबार के तट से निर्यात किए जाते थे। चंदन, नील इत्यादि का भी निर्यात मालाबार के तट से होता था। और टाफ्टा और चिंट्स भी पुर्तगाली ले जाते थे, जो एक प्रकार के कपड़े थे। बंगाल से जटामांसी लेकर जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग और कस्तूरी इकट्ठा करके ले जाते थे। काली मिर्च का जो व्यापार इतना ज़्यादा होता था मालाबार तट से, कि संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रति वर्ष केवल काली मिर्च की खरीद के लिए भारत भेजने का निर्णय लिया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, बल्कि विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर दा फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय हुआ करता था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। अब इसकी शक्तियों का जो ह्रास हुआ, चर्च वगैरह से संबंधित जो मतभेद हुए थे, उसको लेकर के इसकी शक्तियों का ह्रास हुआ था। और साथ ही साथ राजस्व तथा कार्गो एवं नौ सैनिक बेड़ा भेजने के लिए जो जिम्मेदार संस्था था, वेडोर दा फजेंडा, उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि व्यापारिक पर ज़्यादा इनका ध्यान हो गया। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले जो थे, वो कैप्टन के नियंत्रण में थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। चूंकि इनका वर्चस्व जो है, काफ़ी व्यापार भी काफ़ी एरिया में फैल चुका था। जैसा हमने देखा था कि इन्होंने लाल सागर, हॉर्मूज, अदन, फिर आपका भारत का पश्चिमी तट जो मालाबार तट, फिर वहाँ पर अगर देखा जाए तो गुजरात से लेकर के केरल तक,
के क्षेत्रों में अपने फैक्ट्रियां बना रखी थी। उधर पूरब में बढ़ते हैं तो मलक्का, फिर पेगु, जावा, फिर चाइना तक भी अपने इन्होंने आधिपत्य जमा रखा था। तो इन सारे एरिया में अगर देखा जाए तो यह काफ़ी लंबा क्षेत्र था और इनका फैलाव काफ़ी अधिक दूरी तक हो चुका था। तो उस समय चूँकि संचार के जो साधन थे वो उपलब्ध नहीं थे, जिससे उन्हें कम्युनिकेशन में बाधा आती थी, कठिनाई होती थी। तो इसकी वजह से सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बना रहता था। वायसराय नीनो दा कुन्हा। तो अभी तक हम देखे थे, दो वायसराय के बारे में देख चुके थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अभी ये तीसरा वायसराय है, वायसराय नीनो दा कुन्हा। यह 1529 में नवंबर में कार्यभार संभाला और 1 वर्ष के पश्चात ही इसने पुर्तगाली सरकार का जो मुख्यालय पहले कोचीन में हुआ करता था, उसको कोचीन से गोवा लेकर गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा कौन लेकर गया? तो नीनो दा कुन्हा ने लेकर गया। और गोवा पर अधिकार किसने किया था? बीजापुर के सुल्तान से छीनकर, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 ईस्वी में बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली। अब पुर्तगालियों को जो बेसिन द्वीप 1534 में प्राप्त हुआ, वह गुजरात के बहादुर शाह से प्राप्त हुआ। और बहादुर शाह ने इनको क्यों सौंपा था? यदि क्योंकि हुमायूं से संघर्ष के दौरान वह चाहता था कि पुर्तगाली बहादुर शाह की मदद करे और ताकि वह हुमायूं को पराजित कर सके। तो इसलिए बेसिन द्वीप 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को सौंप दिया और बदले में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की मदद की मुगल शासक हुमायूं के खिलाफ। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। बेसिन का द्वीप तो सौंपा ही सौंपा, साथ ही साथ गुजरात के बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दीव में, जो दीव गुजरात में स्थित है, वहां भी बेस प्रदान करने का वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। नीनो दा कुन्हा ने क्या किया? हुगली में अपना मुख्यालय बनाया और वहां पर कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाया। ऐसा करके उसने बंगाल में भी अपने प्रभुत्व में वृद्धि करने का प्रयास किया। गुजरात के बहादुर शाह के साथ गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध। जैसा कि हमने पहले देखा कि गुजरात के बहादुर शाह ने बेसिन दिया था पुर्तगालियों को। हुमायूं से संघर्ष जो चल रही थी बहादुर शाह की, उसमें सहायता प्राप्त करने के लिए कि पुर्तगाली को उन्होंने बेसिन दिया ताकि पुर्तगाली उनकी मदद कर सके। साथ ही साथ उन्होंने दीव पर भी अपना बेस बनाने का उनको परमिशन दिया था पुर्तगालियों को। अब चूंकि हुआ क्या कि 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया, तो उसके बाद बहादुर शाह को लगा कि अब पुर्तगालियों से संपर्क रखकर कोई फायदा तो है नहीं। तो उन्होंने बहादुर शाह चाहते थे कि एक विभाजन की दीवार खड़ी हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पुर्तगाली को और पूरा मतलब बेसिन और दीव में जो वादा किए थे और जो दिए थे क्षेत्र, वो पूरे क्षेत्र ना दें। पुर्तगाली अपना अलग काम करें और बहादुर शाह अपना अलग काम करें। दोनों के बीच किसी प्रकार का तालमेल ना रहे, अपने अपने नियंत्रण क्षेत्र से में काम करें दोनों। उस समय शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था।
तो इसका जो है बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि बहादुर शाह कोई विभाजन की दीवार खड़ी करे, तो उन्होंने इस पर विरोध जताई और आपसी बातचीत दोनों पक्षों के बीच में शुरू हुई। इसी बातचीत के क्रम में एक दिन पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को अपने एक जहाज में बुलाया और वहां पर मार दिया गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया था और उत्तरी अफ्रीका में मूर इनके पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। भारत में देखा जाए तो चूंकि व्यापार करने के उद्देश्य से ही पुर्तगाली भारत और अन्य पूर्वी देशों की तरफ आए थे, लेकिन उनकी छिपी हुई मंशा ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना भी था। लेकिन जब वो देखे कि यहाँ से व्यापार में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो धीरे धीरे उनका जो वाणिज्यिक हित था, यानी कि व्यापार पर फोकस जो था, वो धीरे धीरे मेन हो गया और थोड़ा सा उनका जो धर्म के प्रति जो नीति थी वो थोड़ी पीछे पड़ने लगी। हालांकि व्यापार और धर्म दोनों का अगर देखा जाए तो मिला जुला ही असर था। जब 1542 में जेसुइट जेसुइट जो थे वो ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य हुआ करते थे, तो 1542 में जब जेसुइट अकबर के दरबार में आए तो उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव बनाया। तो अकबर ने फिर पुर्तगालियों की कुछ मदद करी और पुर्तगाली सम्राट को जितने भी चर्च भारत में थे और जो भी मिशन चल रही थी, ईसाई मिशनरीज चल रही थी, उनका संरक्षक बनाया गया। अकबर एवं पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। अकबर जो था वो पुर्तगाली व्यापारियों से, जो यूरोपीय ईसाई भी थे, उनसे कैम्बे के दौरे के दौरान 1572 ईस्वी में पहली बार मिला था। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रेल, गोवा के वायसराय का दूत, शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया था। एंटोनियो कैब्रेल कौन था? यह गोवा के वायसराय का दूत था। वह शांति शर्तों के समायोजन हेतु सूरत में आया था। तो सूरत में फिर से पुर्तगालियों की अकबर से मुलाकात हुई। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा, विकार जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद अकबर को ईसाई धर्म के बारे में रुचि जागी और उसने जो जूलियन परेरा, विकार जनरल ऑफ बंगाल थे या और कुछ अन्य स्रोत भी थे, वहां से ईसाई धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करा।
इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अब चूंकि अकबर की ईसाई धर्म में गहरी रुचि जागी और उसने कुछ लोगों से एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके मन में कुछ डाउट थे और उसके डाउट को एंटोनियो कैब्रेल, जो 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया था फिर से, वह भी अकबर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया और उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। तब जाकर अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर दो विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। उनको खुशी खुशी उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जो भी गोवा में अधिकारी थे, चर्च के प्राधिकारी थे, उनको इस बात की खुशी थी कि राज दरबार के लोग और राज दरबार पूरा का पूरा ईसाई धर्म को मान लेगा और ईसाइयत में परिवर्तन उनका हो जाएगा, जो इनका छिपा हुआ एजेंडा पहले से रहा था। अकबर के निवे अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को दो पादरी, रोडक्लिफो इक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट, फतेहपुर सिकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। यानी कि 1580 में गए थे दो पादरी और 3 साल तक वहां अकबर के दरबार में फतेहपुर सिकरी में रहे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। तो कुल देखा जाए तो यहाँ पर 3 मिशन अकबर ने बुलाया, केवल अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए। उसके मन में जो कुछ ईसाई धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ प्रश्न थे, उसका समाधान पाने के लिए और इसके संबंध में और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए उसने 3 मिशन बुलाए, जिसमें से पहला मिशन 1580 में दो पादरियों के रूप में रोडक्लिफो इक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट के रूप में फतेहपुर सिकरी पहुंचा और 1583 तक वहां पर रहे और वापस लौट आए। दूसरा मिशन 1590 से 1592 तक रहा और तीसरा मिशन 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम सलीम जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। जो भी मिशनरीज जो आई अकबर के दरबार में, इन सारी मिशनरीज ने अपनी एड़ी चोटी एक कर ली, लेकिन फिर भी ये अकबर और उसके दरबार के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं कर सके। हालांकि अकबर और उसका जो पुत्र जहांगीर था, उन दोनों ने ईसाई धर्म के प्रति रुचि दिखाई और उनको सम्मान भी दिया, उनके प्रति आदर भाव भी प्रकट किया। पादरियों पर ध्यान देना एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनके उत्साह, धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था। अकबर और जहांगीर, ये सारे लोग पादरियों पर ध्यान इसलिए दे रहे थे ताकि वह पुर्तगाल से बदले में सैन्य सहायता प्राप्त कर सके। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा।
जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। अकबर भी चाह रहा था कि पुर्तगाली से सहायता ली जाए और उसका बेटा जहांगीर, जिसे राजकुमार सलीम के नाम से भी जाना जाता है, वह भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और वह भी चाह रहा था कि पुर्तगाली सेना उसकी भी मदद करे। ईसाई धर्म उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। ईसाई धर्म दोनों के लिए ईसाई धर्म महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। अब जो पहले से दिखावा कर रहा था अकबर कि मुझे ईसाई धर्म को समझने में बाधा आ रही है, कुछ मेरे मन में डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने जो पादरियों को भेजने के लिए अपने दरबार में निमंत्रण भेजा था ताकि उनसे संपर्क स्थापित करके वह अपने छिपे हुए जो उसका एजेंडा था पुर्तगाली सैन्य सहायता प्राप्त करने की, उसको कायम कर सके। लेकिन 1601 में इसने अपनी दिखावा और बहाना को छोड़ दिया और सीधे सीधे सैन्य सहायता मांग ली और इसके लिए उसने 1601 में गोवा में अपना एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। पुर्तगाली भी इतने मूर्ख नहीं थे, वो इस खेल को अच्छे तरीके से समझ रहे थे। इस बार उन्होंने नम्रतापूर्वक अकबर की इस मांग को ठुकरा दिया और सैन्य सहायता देने से मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। जेसुइट जो कैथोलिक चर्च के रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य थे, वे लोग अपने देशभक्ति की राजनीति किए और जो भी लाभ हो सकता था अपना लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया उन्होंने। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। चूंकि जेसुइट जो थे आधिकारिक तौर पर तो एजेंट थे नहीं, लेकिन पुर्तगाली भी ईसाई थे और जेसुइट भी ईसाई थे, तो जेसुइट पुर्तगालियों के एक अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम किए और मुगल दरबार में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किए। जहांगीर और पुर्तगाली। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो चूंकि पहले अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म में रुचि दिखा रहा था ताकि पुर्तगालियों से सैन्य सहायता प्राप्त कर सके, अकबर के विरुद्ध उसको इस्तेमाल कर सके। इससे क्या हुआ था कि जो मुसलमान थे उनमें नाराजगी पैदा हो गई थी। उनको लगा था कि कहीं ईसाई धर्म का राज दरबार पर असर न दिखने लगे। तो जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो इसने जेसुइट फादर्स की उपेक्षा की और उपेक्षा भी इस प्रकार की जैसा कि वह पहले से उन्हें कभी जानता ही ना हो। ऐसा करके उसने जहांगीर ने मुसलमानों को शांत कर दिया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। हालांकि यह अलगाव जो जेसुइट के साथ था जहांगीर का, यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। 1606 ईस्वी में जहांगीर फिर से जेसुइट और ईसाई धर्म को समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। इस प्रकार देखा जाए तो जहांगीर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी सपोर्ट कर रहा था
यहाँ तक उसने अपने खजाने से नगद सहायता भी प्रदान करी है लोगों को। जुलूस निकालने के लिए भी उसने गलियों एवं सड़क मार्गों के प्रयोग करने की अनुमति दे दी। दीक्षा स्थान भी आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए। और जैसे पादरी पुर्तगाल में अपने कार्य कर सकते थे फ्रीली, वैसे पादरियों को भारत में भी कार्य करने की खुली छूट दे दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान उठे। अब जहांगीर का जो व्यवहार था, जहांगीर का जब इतना खुलेआम छूट दे दिया उसने, तो जेसुइट पादरी जो थे, वो उन्हें यह उम्मीद बन गई पूरी तरह से कि अब जहांगीर जो है ईसाई धर्म जरूर मान लेगा और ईसाइयत में अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। जहांगीर ने ऐसे ऐसे कारनामे किए, उसने वैसे कार्य किए जिससे यह पूरी तरह अफवाह फैल गया कि जहांगीर अब ईसाई बन गया है। और पादरी भी इस बात पर विश्वास करने लगे कि जहांगीर को वास्तव में वे ईसाई बनाने में सफल हो गए। आज के लिए इतना ही रख देते हैं। अब हम आगे जो टॉपिक बचा हुआ है, अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, इसमें कैप्टन हॉकिंस की यात्रा, मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव, फिर एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बाद में हम जो पुर्तगालियों की गतिविधियाँ क्या क्या रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हुगली पर अधिकार कैसे हुआ, फिर पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पुर्तगाली जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके अगले लेक्चर में हम डच पूरा पढ़ लेंगे एक ही लेक्चर में। तो अगले 2 लेक्चर में हम डच तक खत्म कर पाएंगे। उसके बाद हम अंग्रेज से शुरुआत करेंगे तीसरे लेक्चर से, अगले तीसरे लेक्चर से, यानी कि 3 लेक्चर अभी तक हो चुके थे, ये चौथा हो गया। और 5वें में डच और 6ठे में अंग्रेज। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।